यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज का चैप्टर चल रहा था होमकमिंग, और हमने फटीक के पारिवारिक स्थिति को जान लिया। तो उसके भाई की कैसी आदतें थी, क्या स्वभाव था, माँ कैसे पूर्वाग्रहग्रस्त थी, और फिर उसके मामा आते हैं और ऑफ़र करते हैं कलकत्ता ले जाने के लिए अपने साथ, वहाँ अपने बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए। तो वो भी तैयार हो जाता है और उसकी माँ भी, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे से मुक्ति पानी थी। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे, इट वॉज एन इमेंस रिलीफ, ओ सॉरी ये हो गया था ना। फटीक as soon as all was settled kept asking his uncle every minute when they were to start. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite, his marbles. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. Fatigue as soon as all was settled. जैसे ही सब कुछ तय हो गया, घर में तय हो गया कि हाँ भाई फटीक जाएंगे मामा के साथ, जब सब कुछ तय हो गया तो आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट, हर मिनट अपने मामा से पूछता था कि कब चलेंगे, कब चलना है, हर मिनट पूछने लगा। और ही वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स, पिन्स एंड नीडल्स मुहावरा बेचैन होना। भाई तुमको पिन पे बैठा दिया जाए, सुई पे बैठा दिया जाए, बहुत चैन मिलेगा ना है? नहीं मिलेगा। देखो जो ये मुहावरे होते हैं ये शाब्दिक अर्थ से अलग होता है, अर्थात बिल्कुल बेचैन होना। अब फटीक एकदम बेचैन था, ओल्ड अलॉन्ग विद एक्साइटमेंट, बिल्कुल उत्तेजना में पूरे दिन भर बेचैन रहता। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और ज़्यादातर रात को भी हमारे उत्तेजना के जगता रहता। इतने बड़े शहर जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, इस नर्क से छुट्टी मिली, ऐसी तमाम कल्पनाएं किशोरावस्था में जैसी हो सकती थी। ही बिक्वेट टू माखन, बिक्वेट का मतलब होता है काफ़ी नरम पड़ जाना, दया का भाव, प्रेम का भाव आ जाना। माखन के प्रति उसका हृदय काफ़ी नरम पड़ा, सॉफ्ट हो गया। इन परपेचुटी, और इसी उदारता के कारण अपना फिशिंग रॉड, हिज बिग काइट, हिज मार्बल्स, बिक्वेट का मतलब शायद देना, यहाँ उसने दे दिया। वसीयत करना, अपनी चीज़ें उत्तराधिकारी के रूप में किसी को सौंपना। कोई मरने वाला रहता है, कहीं से छोड़ के जाने वाला रहता है, सब किसी को दे के जाते हैं ना। तो देखो कितनी भी मामला गड़बड़ हो आपस में, तो वो सारी चीज़ें उसको देते जा रहा है उसी उदारता में। फिशिंग रॉड यानी मछली पकड़ने वाला जो रॉड होता है, बड़ी सी पतंग थी वो। मार्बल्स यानी जो कंचे होते हैं, शीशे, गोलियाँ, ये सब मतलब दे दिया। At this point of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. डिपार्चर, ये अलगाव का समय था, दोनों भाइयों को अब एक दूसरे से बिछड़ना था, तो बड़ा जनरस हो गया था, बड़ा उदार हृदय हो गया था, और सारी चीज़ें अपने माखन को सौंप दे रहा था कि चलो सब ले। When they reached Calcutta, Fatick made the acquaintance of his aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else, and to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. Vishambhar should really have thought twice before committing such an indiscretion. अब देखो बिल्कुल कहानी का बदल रहा है, पूरा माहौल बदल रहा है इस तरह से। When they reached Calcutta, जब दोनों कलकत्ता पहुँचे, मामा भांजे, फटिक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ही जब उसकी अपने आंट से यानी मामी से जब परिचय हुआ। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड, किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं हुई। विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, अननेसेसरी, अनावश्यक एक आदमी बढ़ गया परिवार में, यह देखकर मामी किसी प्रकार से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुई। शी फाउंड हर ओन 3 boys क्वाइट एनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स। 3 बच्चे पहले से थे, 3 लड़के, इन्हीं को मैनेज करना, व्यवस्थित करना उस महिला के लिए पर्याप्त था। इसी में वो परेशान रहती थी, और किसी को बिना लिए ही वो पर्याप्त परेशान थी। 3 लड़के थे। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिड्स वाज टेरिबली अपसेटिंग। तो 14 साल का लड़का, वो भी गांव का लड़का,
इन्हीं लड़कों के बीच लाना बहुत ही अपसेटिंग, यानी बड़ा मानसिक रूप से परेशान करने वाला था उसकी मामी को. विशंभर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन. इनडिस्क्रिशन अनावश्यक कार्य, अविवेकपूर्ण कार्य. कम से कम विशंभर को 2 बार सोचना चाहिए था ऐसा करने के पहले कि ये उचित रहेगा कि नहीं, घर में ले जाना कि नहीं. अब एक बात यहाँ और समझते चलो, पुरुष चाहे कुछ भी फैसले ले ले, लेकिन घर के मामले में उसकी चलती वलती नहीं है. ठीक है ना. घर को कौन डील करेगा? महिलाएं. 99.9% केसेस में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते. हस्तक्षेप करे तो अपने खुद को अपने को संकट में डालना. ये हंसने की बात नहीं है. इसको अभी अनुभव करोगे धीरे धीरे कि कैसे ट्रेजेडी आती है, कैसे विपत्ति आती. विपत्ति को बुला कैसे लेते हैं हम लोग, जाने या अनजाने, बिना सोचे समझे विचार किए. बहन के प्रेम में, भांजे के प्रेम में विशंभर ने ऐसा कदम उठा तो लिया है, रिजल्ट क्या आएगा? पत्नी बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुई, पहले से ही 3 में परेशान है. और तुम लोगों ने भी अपने घरों में ऐसा अनुभव किया होगा कई बार. कुछ ही दिनों के लिए कोई आ गया, बिना पूछे किसी को लेके आ गए होंगे पिताजी वगैरह, तो समस्याएं हुई होंगी. In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. He is neither ornamental nor useful. It is impossible to shower affection on him as on a little boy, and he is always getting in the way. If he talks with a childish lisp, he is called a baby, and if he answers in a grown-up way, he is called impertinent. In fact, any talk at all from him is resented. Then he is at the unattractive growing age. He grows out of his clothes with indecent haste. His voice grows hoarse and breaks and quavers. His face grows suddenly angular and unsightly. It is easy to execute the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14. The lad himself becomes painfully self-conscious. When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. वहाँ वेरी है, वेरी सही कर लो, क्योंकि राजीव भैया पब्लिकेशन वाले की बुक हर पन्ने में 4-6 गलती न रहे तो राजीव की पब्लिकेशन कैसी? कह रहे हैं इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14. इस संसार जो है मानव संबंधों का संसार, इसमें इससे ज़्यादा बकवास, इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि 14 साल का लड़का होना. तुम सभी उस आयु को पार कर चुके हो. तुम लोग लगभग 17-18 हो. कुछ लोग कम करा के लिखे होगे तो भले 17 हो गए, तुम लोग नियर अबाउट 18 हो. ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल. क्यों भाई? 14 साल के लड़के होने से बुरा कुछ नहीं है. वो न ही उपयोगी होता है, बहुत उसका उपयोग नहीं है, काम धाम नहीं लिया जा सकता. ऑर्नामेंटल बहुत सजाने लायक, खिलाने लायक भी नहीं रह गया है, बहुत भैया बाबू भी नहीं किया जा सकता. इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज अ लिटिल बॉय. एक छोटे बच्चे की तरह उस पर हम खूब प्रेम लुटा दें, ये भी असंभव. एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे. लेकिन वो हमेशा बार बार आपके मार्ग में आएगा, चूँकि उसे प्रेम की भूख है. ऐसा वो करेगा. बच्चा चाहता है कि हमें भी लोग प्रेम करें. इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिस्प, ही इज़ कॉल्ड अ बेबी. अगर वो थोड़ा बच्चों की तरह बोलने का प्रयास करता है तो लोग तुरंत जरा क्या है, एकदम छोटे बच्चे हो गए. कॉल्ड अ बेबी मतलब लोग ऐसे दुत्कारेंगे. एंड इफ़ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट. और अगर थोड़ा सा बड़ों की तरह बोल दे तो लोग कहेंगे बड़ा उजड़ हो गया है, जवान लड़ा रहा है, इम्पर्टिनेंट घोषित करेंगे. इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिजेंटेड. सच बात तो यह है कि 14 साल का लड़का जो कुछ भी कहता है उसकी बात लोग काट देते हैं, दुत्कार देते हैं. हर बात में वो काटा जाता है, दुत्कारा जाता है. देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज. और ये बढ़ने की उम्र है, शरीर में परिवर्तन होता है बढ़ते. और अनअट्रैक्टिव, इस समय बिल्कुल आकर्षक नहीं रह जाता वो लड़का दिखने में. कैसे? ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट. अपने कपड़ों से जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, अर्थात कपड़े जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं. इनडिसेंट, अभद्र तरीके से. इतने तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए. माता पिता भी परेशान होते हैं, बच्चा भी परेशान. जूता छोटा, कपड़े छोटे होने लगते हैं. फिर
His voice grows hoarse and breaks and quavers. उसकी जो आवाज़ है, जो ध्वनि है बोलने की, ये भी थोड़ी कर्कश हो जाती है, फटी फटी सी आवाज़ आने लगती है. His face grows suddenly angular and unsightly. चेहरा भी काफ़ी एंगुलर हो जाता है, कोण वाला चेहरा, मतलब ये सब ठुड्डियाँ वगैरह ये सब हड्डियाँ उभरने लगती हैं लड़कों की, तो थोड़ा सा चेहरा भी कम आकर्षक हो जाता है. एंगुलर एंड अनसाइटली, दिखने में प्रिय न होना. इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. बहुत आसान है कि प्रारंभ के बचपन की जो कमियां हों उनके बहाने बना दें, उन्हें हम कोई ना कोई बता दें कि भाई ऐसा ऐसा बच्चा है. बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14. लेकिन 14 साल का बच्चा अगर कोई भूल करे तो बहुत उसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन कोई कर नहीं पाता, उसको हम अवॉइड नहीं कर पाते. द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस. और इस आयु का लड़का काफ़ी, ये भी एक दर्द भरी बात है कि सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, अपने प्रति जागरूक हो जाता है. ये पूरे सामाजिक पारिवारिक वातावरण में जो बदलाव आता है इससे, शारीरिक वातावरण में बदलाव आता है इससे. When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. और इसी कारण से होता यह है कि जब वो बड़े लोगों से बात करता है 14 साल का लड़का कोई, तो या तो बहुत ज़्यादा लजा के बोलता है, कम बोलता है, या तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के बोल देता है, एडवांस बोल देता है. और इसी कारण से हमेशा दुत्कारा जाता है. तो जो उसका अपना अस्तित्व है उसी पर उसको लज्जा आने लगती है. बच्चा थोड़ा थोड़ा अपने आप से लज्जित रहने लगता है. Yet it is at this very age when in his heart a young lad most craves for recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. But none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. So with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. अब कितनी दुखद बात होती है इस आयु के लड़कों के साथ कि ऐसे आयु में जब लड़का 14 साल 15 साल का होता है, 13 साल का, तो अपने हृदय में ये बहुत ज़्यादा चाहता है कि इसको लोग प्रेम करें, इसे लोग चाहें, लोग इस पर ध्यान दें. और जो ऐसा करता है ना वो इसके बिल्कुल दास हो जाते हैं, एकदम मतलब उनके भक्त हो जाते हैं अगर कोई उनके साथ ऐसा कर दे, इस आयु के बच्चों के साथ. इसीलिए ऐसे बच्चों को कई बार लोग गलत लाभ भी उठा लेते हैं, बहका देते हैं. लेकिन होता क्या है, नन डेयर ओपनली लव हिम. कोई साहस नहीं करता कि खुलेआम ऐसे लड़कों को बड़ा पुचकार दे, दुलार दे. क्यों नहीं? क्योंकि ये माना जाता था इस आयु के बच्चों के लिए ये बुरा है, बच्चा बिगड़ जाएगा, एक अनड्यू रिकग्निशन है, ज़्यादा वो महत्व देना, तो इस तरह की बात आ जाती है, तो लोग उसको ऐसा नहीं करते. सो वॉट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग. तो बात बात में वो दुत्कारा जाता है, डांटा जाता है. कैसे डांटा जाता है? स्ट्रे डॉग, जैसे कि कोई आवारा कुत्ता जो अपने मालिक से भटक गया हो. अब मालिक कितना प्यार दुलार देता रहा, लेकिन फिर लोग उसको दुरदुराते रहते, हटो यहाँ से, हटो हटो, इस तरह का. तो उस आयु के बच्चे मतलब लड़के, ये लड़कों की स्पेशली बात हो रही है, उस आयु में लड़कों को बड़ी समस्याएं होती हैं, वो डांट ही सुनते हैं. तुम लोग अगर फील कर पाओ तो तुम लोग उस उम्र से बहुत जल्दी पास हुए हो, तो ये समझोगे अचानक से प्यार दुलार सब बंद हो जाता है और इस तरह की झिड़की, हर बात पे झिड़कियाँ मिलने लगती हैं, डांट मिलने लगती हैं. For a baby of 14, his own home is the only paradise. To live in a strange house with a strange people, it little short of torture, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. अब 14 साल का जो बच्चा होता है उसके लिए उसका अपना घर ही पैराडाइज होता है. पैराडाइज यानी स्वर्ग, अपना ही घर उसे स्वर्ग लगता है. एक टॉर्चर है, एक बहुत बड़ा ये पीड़ादायक कार्य है, बहुत पीड़ा देने वाली ये घटना है कि उस बच्चे को किसी दूसरे के घर में दूसरे लोगों के बीच रहना पड़े, यानी अपने परिवार के लोगों को छोड़कर अपने माता पिता भाई बहनों से दूर रहना पड़े. तो ये बड़ा टॉर्चर सा होता है. और इसमें जो सबसे ऊंची बात है कि अगर हाइट ऑफ ब्लिस यानी कि सबसे आशीर्वाद समझ लो या बहुत सुंदर शुभ उस बच्चे के लिए क्या हो सकता है कि जो महिला हो उस घर की उसे कम से कम प्रेम की दृष्टि से देखे, प्रेम के दो बोल दे बच्चे से, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा ये होता है. नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और कभी नीचा न दिखाया जाए, झिड़का न जाए. लेकिन अब फटिक के साथ हम लोग देख चुके हैं कि ठीक उल्टा ही हुआ. उसकी मामी को उसका आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था.
शाइटिंग यानी डांटना वगैरह होता है. It was anguish to Phatik to be the unwelcomed guest in his aunt's house, despised by this elderly woman and slighted on every occasion. If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid, but to get on with his lessons. It was anguish. Anguish बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा. ये बड़ी मानसिक पीड़ादायक बात थी फटिक के लिए. क्यों? अनवेलकम्ड गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस. अपनी मामी के घर में एक ऐसा अतिथि बन गया था जिसको लोग चाह नहीं रहे थे. अनवेलकम्ड था, अनचाहा अतिथि हो गया था वो. एंड डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमन. डिस्पाइज्ड, घृणा करना. एल्डरली वुमन, ये जो अधिक उम्र की महिला थी, उनकी मामी थी, उनसे इसको बड़ी घृणा मिली थी. एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन, और हर बात पर, हर अवसर पर ये झिड़कियां खाता था, डांट सुनता था. If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it. अगर कभी उसकी मामी ने कुछ कहा करने के लिए तो इतना प्रसन्न हो जाता था कि ज़्यादा ही कर देता था हमारे प्रसन्नता के. तो जब ज़्यादा कर देता था, she would tell him not to be so stupid, but to get on with his lessons. तो कहती थी, देखो तुम मूर्ख हो, मूर्खतापूर्ण काम मत करो, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो. यानी बेचारा आनंद के मारे थोड़ा ज़्यादा ही कर दे और वहाँ भी डांट खा जाए. The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Phatik so much that he felt that he could hardly breathe. He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely, but there was no open country to go to. Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls, he would dream night after night of his village home and longed to be back there. He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long, the broad river bank where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy, the narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked. He thought of his band of boy companions over whom he was despot, and above all, the memory of that tyrant mother of his, who had such a prejudice against him, occupied him day and night, a kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of the one who is loved, an inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart of the mother, like the lowing of calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth, ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon him, upon his mind continuously. The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Phatik so much. Cramped atmosphere. एकदम लगता था कि सांस लेने में समस्या हो रही है. एकदम कसा हुआ सा वातावरण, कहीं से प्रेम नहीं, कहीं से दुलार नहीं, कहीं से कोई सम्मान नहीं. तो उसे इतनी समस्या इतना वो दब गया. He felt that he could hardly breathe. तो उसे लगता था कि जैसे उसका दम घुट रहा है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा है. उसे ऐसा अनुभव होने लगा. He wanted to go out into the open country. ओपन कंट्री, खुले गांव के वातावरण में. वो चाहता था खुले वातावरण में चला जाए. एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और खूब एकदम मुक्त होकर सांसें ले ले गहरी गहरी, अपने फेफड़ों को भर ले. ऐसा लगता था जैसे सांस लेने में उसे समस्या होने लगी. बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू. लेकिन कहीं भी खुला स्थान ही नहीं था जाने के लिए. सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कैलकाटा हाउसेज एंड वॉल्स, he would dream night after night of his village home and longed to be back there. घिरा हुआ था कलकत्ता जैसा महानगर, दीवारों से, घरों से, मकानों से. कलकत्ता को महलों का नगर भी कहते हैं. जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है, महलों का नगर किसे कहते हैं? कलकत्ता को. ये पहले अंग्रेज़ों की राजधानी थी. सबसे अधिक डेंस पॉपुलेशन कलकत्ता की ही है आज भी, जनसंख्या का घनत्व. पश्चिम बंगाल, कलकत्ता शहर की बात कर रहा हूँ. और बड़ी गरीबी भी है, बड़ी गंदगी भी है. क्योंकि हम लोग तो वहाँ पले बढ़े हैं, अब भी जाते ही हैं, परिवार वाले रहते हैं. वामपंथ ने बर्बाद किया बंगाल को. एक समय वो हब हुआ करता था इंडस्ट्री का. तुम लोग अपने दादाजी वगैरह से पूछोगे तब बम्बई गुजरात का नाम नहीं था, सब लोग कलकत्ता ही कमाने जाते थे. लेकिन वामपंथ ने लाल झंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद करके
वामपंथ की बड़ी विशिष्टता यही है। ये वामपंथ केवल ये दिखाता है कि कोई पैसे वाला है तो तुम्हारा शोषण कर रहा है। ये समझाएंगे, जैसे एक फैक्ट्री खोल ली किसी ने, तो तुम्हें 100 लोगों को नौकर रखा है, तो वामपंथी नेता जाकर समझाएगा कि ये बहुत कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, तुमको केवल 10,000 महीने दे रहा है, तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, ताला बंद करवा दो। और धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी आँखों से वहाँ देखा है 10-15 सालों में हज़ारों फैक्ट्रियाँ बंद होते, सारी फैक्ट्रियाँ बंद होती। कौन जाएगा वैसी जगह अपना फैक्ट्री लगाने, पूंजी लगाने? दूसरा पक्ष वो नहीं देखते, न दिखाते। और मजदूर भी, कम पढ़े लिखे लोग भी इतने मूर्ख होते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो 10,000 भी कितने लोगों को वो रोज़गार दे रहा है और वो वहाँ तक पहुँचा है पैसे कमा के बना के, तो कोई चोरी नहीं की है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है ना कि पैसे वालों को घृणा से देखना सिखाया जाता है, जबकि उनका सम्मान करना चाहिए। वो वहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से। कोई लेकर जन्म थोड़े ही लिया था, लेकर कोई थोड़े ही आता, उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, बड़ा परिश्रम किया होगा, तब वहाँ तक उठे हैं, चाहे अंबानी हो या कोई भी। तो उनके पुरुषार्थ का सम्मान करना चाहिए। खैर, तो वहाँ इस तरह का एटमॉस्फेयर कहीं खुली जगह तक नहीं थी। और रात रात वो सपने देखता, और केवल सपने देखता उस गांव का जहाँ वो रहता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और एकदम हृदय से व्याकुल था कि वहाँ वापस चला जाए, फिर वहीं वापस चला जाए। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long. तो एक सुंदर सा, बहुत ही शानदार सा हरा भरा मैदान था, उसे याद आता। क्यों? क्योंकि वहाँ वो दिन दिन भर पतंगे उड़ाया करता, उसे वो मैदान याद आने लगा। The broad river bank where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy. नदी का वो चौड़ा सा किनारा, नदी के किनारे ढेर सारी जगह थी, स्थान था खाली, तो वहाँ दिन दिन भर ऐसे ही भटकता, आवारागर्दी करता, मज़े करता, गाने गाता, चिल्लाता प्रसन्नता से। द नैरो ब्रुक, और वो पतली सी धारा, वो नदी की धारा जब पतली हो जाती है, उसमें पानी कम हो जाता, तो क्या करता उसमें? ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड। जब मन करता तब जाता, डाइव मतलब पानी में छलांग लगा देता और तैरता, खेलता, जब मर्जी तब। ये सब उसे याद आने लगे। He thought of his band of boy companions over whom he was despot. और याद करता अपने उन लड़कों को, उन दोस्तों को, उनका पूरा गिरोह था, इसलिए बैंड यूज़ कर रहा है शब्द, राइटर, बैंड। वो पूरा ग्रुप था, उनका गिरोह था, उस गिरोह का वो डेस्पॉट था, डकैतों का सरदार था, अगर ऐसे कहा जाए, क्योंकि बैंड ऑफ रॉबर्स होता है इसलिए। तो उसका वो सरदार था अपनी टोली का, उसे वो टोली याद आ। और एबव ऑल, इन सब से भी बड़ी बात ये थी कि उसको याद आता द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, उसकी वो क्रूर माँ, उसको वो क्रूर माँ भी याद आती। वो माँ जो उसको हमेशा गालियाँ देती, हमेशा मारती रहती थी, उसे अपनी वो माँ भी याद आती। हु हैड सच ए प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जिसके मन में उसके प्रति इतना ज़्यादा पूर्वाग्रह भरा हुआ था। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, दिन रात ये सारे विचार, सारी यादें उसके साथ रहने लगी। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट ऑफ द फॉर द मदर, लाइक द लोविंग ऑफ काफ इन टू द ट्वाइलाइट। तुम लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर लोगों ने गाय वगैरह पाला ही होगा कभी ना कभी, नहीं भी पाला होगा तो अगल बगल देखा होगा। बच्चे जब हो जाते, गाय का बच्चा हो जाता है, बछड़ा बछिया जो भी, तो साथ रहता है। फिर धीरे धीरे लोग उसको दूर करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उसको दूध नहीं पिलाना चाहते, दूध निकाल के बेचना होता है। तो प्रारंभ के दिनों में जब पहली बार अलग करते हैं, तो बछड़ा रात में किस तरह, कितने करुण स्वर में बाँ बाँ करके, माँ करके माँ को बुलाता है। उसको कभी सुनना, अगर नहीं ध्यान दिया होगा तो ध्यान देकर देखना। पशुओं के अंदर भी ये प्रेम की भावना, ये जो वात्सल्य रूपी प्रेम की भावना है, माँ और बच्चे के बीच ये भावना होती है। तो वो तो मनुष्य था, चाहे उसकी माँ कैसी। तो दशा उसकी ये हो गई कि जैसे कि रात हो और अलग हो अपनी माँ से, बछड़ा ऐसे रो रहा हो, ऐसे उसका हृदय हमेशा रोता रहता। और इनएक्सप्रेसिबल, इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता।
कि काश जाके अपनी माँ से लिपट जाए, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे लिपट जाए। जितना मारती थी फिर भी, लेकिन उसको किसी से कह भी नहीं सकता था। और हुआ ये, दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, ये प्रेम जो उसे चाहिए था, ये तो एनिमल इंस्टिंक्ट है ना, हर पशु के अंदर ये प्रेम है। कुत्तों को देखो, पिल्ले हो जाते हैं कुतिया को, बेचारी एकदम सूख के कांटा हो जाते हैं उनको दूध पिलाने के चक्कर में, है ना, ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन देखो कितनी ममता होती है। मनुष्य तो बड़ा ये करता है, हमने ये किया वो किया ये किया, तुम्हारे लिए ऐसा किया वैसा किया, तो मनुष्य को तो फिर भी चक्कर है कि हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में। उनको तो ऐसा कुछ नहीं है ना, उनको तो ऐसा कुछ नहीं। इवन जब मैं तुम लोगों की आयु में था तो मैंने मुर्गी पाली थी, देसी मुर्गी। देसी मुर्गी यार तब तक जब उसके चूजे हो जाते हैं वो नहीं खाती जब तक बच्चे का पेट ना भर ले। सोचो इतना छोटा सा ब्रेन होता है, लेकिन ये एनिमल इंस्टिंक्ट है कि उन जीवों के अंदर भी इतना प्रेम। कभी इसको देखो, वॉच करो, वो एक कीड़ा पा जाएगी तो मुर्गी कुंकू कुंकू करके बच्चों को बुला के उसके मुंह में डाल खिला दे। तो कभी कोई चिड़िया ऐसे घोंसला लगा दे, गौरैया या कुछ, देखो एक पकड़ के लाएगी तो उनके मुंह में डाल देगी, खुद भूखे रह जाते हैं। इसमें मैंने तो मुर्गी को देखा 3-3 4-4 दिन बिना खाए अंडे से नहीं, 3-3 4-4 दिन बैठे रह जाते हैं अंडे पर। तो ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, इसके लिए बहुत गर्व करने की आवश्यक नहीं कि हम मनुष्य का तो स्वार्थ भी होता है, वहाँ कौन सा स्वार्थ है, ये एक इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति इसको कहते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ। तो ये थी। और हुआ क्या था, एजिटेटेड दिस शाय नर्वस लीन एंड कॉट एन अगली बॉय। अब इसको अंदर से बिल्कुल मथ रही थी ये भावना। ये शर्मीला सा लड़का था, नर्वस, बिल्कुल घबराया हुआ था, लीन दुबला पतला, अनकॉथ एन अगली मतलब गंदा भद्दा दिखने वाला ये लड़का। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई इस बात को समझ नहीं रहा था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, ये बड़ी खतरनाक बात है। इस बात को कोई समझ तो नहीं रहा था कि उसे किस बात की पीड़ा है, लेकिन प्रेड अपॉन, शिकार कर लेना, खाए जा रही थी ये भावना, अंदर ही अंदर उस बच्चे को घुन की तरह खाए जा रही थी। और इस बात को न वो किसी से कह पा रहा था और न ही कोई समझने वाला था। माँ ने वहाँ नहीं समझा था, यहाँ मामी और मामा थे, कोई समझने वाला नहीं था। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं।